हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स के थ्रू कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ पुराना रिवाइज करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। योर टीवी विल रिपेयर टुमारो। तुम्हारा टीवी रिपेयर करेगा कल। टीवी ये काम नहीं कर सकता है, टीवी को रिपेयर किया जाएगा। सो इट्स पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको पता है दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो योर टीवी विल बी रिपेयर्ड टुमारो। विच मैकेनिक डिड रिपेयर योर टीवी। ये गलतियाँ मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार करते हुए देखा है। विच मैकेनिक, कौन सा मैकेनिक। विच आपको पता अकेला नहीं आता, विच के बाद सेंटेंस में से या तो सब्जेक्ट विच खींच लेता है अपने साथ या ऑब्जेक्ट खींच लेता है। अब आप देखो काम क्या है, रिपेयर करना। रिपेयर कौन करेगा? मैकेनिक। मैकेनिक को विच ने खींच लिया अपने साथ। तो जब सब्जेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो उसके बाद बचा हुआ हिस्सा क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता। आप सोचो कि अगर हम किसी से सिर्फ इतना पूछें, डिड रिपेयर योर टीवी, तो वो क्या कहेगा कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो। अगर मैं कहूँ डिड ही रिपेयर योर टीवी, तब तो सेंस बनती है कि क्या उसने तुम्हारा टीवी रिपेयर किया। डिड रिपेयर तो बनेगा ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट तो ये रहा। तो जब सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता। सो विच मैकेनिक रिपेयर्ड योर टीवी, ये अपने आप में क्वेश्चन ही माना जाएगा, लेकिन जो हमारा टेंस वाला हिस्सा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में दिखेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इसके साथ चला गया। इफ़ समवन गेव मी अ कार, इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, लेकिन इसका मीनिंग अभी की बात कर रहा है। कंडीशनल्स पर आप वीडियोस देख सकते हो, मैंने कंडीशनल्स पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इफ़ समवन गेव मी अ कार, अगर कोई मुझे कार दे दे अभी आज, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? आई वुड। जब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो विल की भी सेकंड फॉर्म वुड होगी। आगे तो ठीक है पैसिव वॉइस, आई वुड बी सरप्राइज्ड, तो मुझे बहुत हैरानगी हो अगर मुझे कोई कार दे दे तो। दीज शूज़ आर नॉट टू पॉलिश टुडे। इज एम आर के बाद जब इन्फिनिटिव आता है इसका मतलब होता है ये काम अभी करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? शूज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि इन जूतों ने पॉलिश नहीं करना है आज। तो जूते तो पॉलिश कर नहीं सकते, पैसिव वॉइस है। जहाँ जहाँ पैसिव वॉइस चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते जाइए। तो यहाँ बी, नॉट टू बी पॉलिश्ड टुडे, ये पैटर्न बहुत यूज़फुल है, ये हम रोज़ बोलते हैं। ये काम नहीं करना है, किताबें यहाँ नहीं रखनी है, ये लेसन आज नहीं पढ़ना है। तो ये इसी पैटर्न में बनते हैं। इज़ टू, वॉज टू, वो एक्टिव या पैसिव आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो दीज शूज़ आर नॉट टू बी पॉलिश्ड टुडे। द टीचर सैड दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड पनिश। टीचर ने कहा कि सारे स्टूडेंट्स सज़ा देंगे। किसको देंगे? सज़ा खाएंगे। सज़ा खाने की तो कोई इंग्लिश है ही नहीं। वुड बी पनिश्ड, पैसिव वॉइस, क्योंकि ये पास्ट था तो यहाँ वुड ही आएगा, विल नहीं आ सकता। सो द टीचर सैड दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी पनिश्ड। आइदर या ईदर दे विल बाय अ हाउस और अ शॉप। ये हमने हिंदी की इंग्लिश करी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि या तो वो मकान खरीदेंगे या दुकान। इंग्लिश में जब भी आप आइदर और लगाते हैं तो देखें कि दो चीज़ें क्या है। क्या हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं? खरीदने वाले दो लोग हैं, खरीदने वाला तो एक ही है। काम दो हैं हमारे पास, काम भी एक ही है। खरीदना है, चीज़ें दो हैं जो वो खरीदेंगे, या तो मकान खरीदेंगे या हाउस खरीदेंगे। तो यहाँ आना चाहिए ईदर और। सो दे विल बाय ईदर, यहाँ आएगा ईदर अ हाउस और अ शॉप। ही सॉ वन बैगर ऑन द रोड। वन तब आता है जब हमारे लिए संख्या इंपॉर्टेंट है। इससे फ़र्क पड़ता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने सड़क पर एक भिखारी देखा या ज़्यादा देखे। वन, जैसे हम दुकानदार के पास बिल बनवाने जाते हैं तब हम उसको कहेंगे कि वन कॉपी, वन पेन, क्योंकि वहाँ पर उसको फ़र्क पड़ता है ना कि आपने एक लिया या दो लिया। यहाँ पर हम संख्या की तरफ इशारा ही नहीं करें तो वन नहीं आना चाहिए। ही सॉ अ बैगर ऑन द रोड। वी वुड बी सैड, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। वी वुड बी सैड इफ़ वी वर बैगर्स। अगर हम भिखारी होते आज अभी तो हम उदास होते। देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। इफ़ के बाद देखो वी वर बैगर्स, कंडीशनल टाइप सेकंड है। डिटेल में आप वीडियोस देख सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगी ब्रीफ में, क्योंकि ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ।
So there is no mistake in this sentence. No sooner did he cut the cake when everybody clapped. नो सूनर के बाद फर्स्ट वाला सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है। सूनर दैन होता है, वैन नहीं होता। वैन तब आता है जब यहाँ पर हार्डली हो, हार्डली हैड। सो नो सूनर डिड ही कट द केक दैन एवरीबडी क्लैप्ड, यानी अभी उसे केक काटे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि सबने तालियां बजाई। He will come to your house with a knife and asking you to return his money. वह तुम्हारे घर आएगा with a knife, एक चाकू के साथ, and asking, अब मीनिंग तो वही है कि वो तुम्हारे घर आएगा और तुमसे कहेगा, तो फ्यूचर की ही बात कर रहा है कि वो आएगा और कहेगा। सो विल कम एंड आस्क यू टू रिटर्न हिज मनी, और तुमसे कहेगा कि उसके पैसे वापस कर दो। ही गेव टू मी नो मनी, उसने दिया मुझे नो मनी, कोई पैसा नहीं दिया। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति है और एक वस्तु है, व्यक्ति को जब हम पहले लिखते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, और अगर एक ऑब्जेक्ट है फिर तो कोई प्रपोजिशन आती ही नहीं है। ये मी के साथ टू तब आता अगर हम नो मनी पहले लिख दें। ही गेव नो मनी टू मी, व्यक्ति पहले आ रहा है, वस्तु बाद में आ रही, तो टू की ज़रूरत नहीं है। ही गेव मी नो मनी। मैनी अ बुक हैव इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे मैनी मीन्स तो बहुत सारा होता है, ए मीन्स तो एक होता है, तो ये दोनों इकट्ठे कैसे आए? ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। कुछ एक, कुछ भी बोल रहे हैं और एक भी बोल रहे हैं। ऐसे ही मैनी के बाद ए भी आता है। मैनी के बाद जब ए आता है तो बस आपको ए के हिसाब से चलना, मैनी को भूल जाओ। मैनी अ बुक, बुक्स नहीं आएगा, हैज़। ये सीधा सा रूल है कि मैनी के बाद ए आए तो बस ए के हिसाब से चलते जाओ। मैनी अ बुक हैज़ इम्प्रेस्ड द स्टूडेंट्स। नो मनी डिड नॉट स्पेंड ऑन द बुक्स, किसी पैसे ने खर्च नहीं किया किताबों पर। पैसा खर्च नहीं कर सकता, इट शुड बी पैसिव वॉइस। और जब हमने शुरू में ही नो लगा दिया तो इस नॉट की भी ज़रूरत नहीं है। तो पैसिव वॉइस में डू डज डिड का कोई काम नहीं होता। सॉरी, डू डज डिड की जगह इज एम आर या वाज वर आता है। डिड मीन्स पास्ट टेंस। सो नो मनी वॉज, नॉट भी नहीं चाहिए। स्पेंट थर्ड फॉर्म, टी आएगा यहाँ, टी फॉर टेबल, ऑन द बुक्स। डू यू अनवेल, क्या तुम अस्वस्थ हो? ये मैंने अभी मॉडल सेंटेंस के ऊपर 2 वीडियोस डाली हैं, उसमें देखिए कि कब इज एम आर आता है और कब हैज़ हैव आता है। सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है, उसमें इज एम आर आता है। सो आर यू अनवेल? आई आस्क्ड हिम दैट कुड आई सिट देयर, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा आपने? जो भी पूछा, भले ही आपने क्वेश्चन पूछा लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, वो डायरेक्ट स्पीच में होता है जब आप इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास डालकर लिखते हैं। और जब आपने किसी से क्वेश्चन पूछा तो दैट कभी भी नहीं आता। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट, परमिशन मांगने के लिए कैन नहीं आता। हम किसी से ये नहीं कहते कैन आई सिट हियर। कैन आई सिट का मतलब है कि हम पूछ रहे हैं कि क्या मेरी टांगें ठीक है, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो सामने वाले को क्या पता। सो आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट सिट देयर। हम कहते हैं ना मे आई सिट देयर, सो इफ़ आई माइट सिट देयर। नोबडी टोल्ड दैम दैट द पिकनिक हैड कैंसल्ड, किसी ने उनको नहीं बताया कि पिकनिक कैंसिल हो गई थी। कैंसिल का केवल एक ही मतलब होता है, कैंसिल करना। कोई भी वर्ब जिसका यदि एक ही मतलब है कि वो काम करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, पक्की बात है, पैसिव वॉइस है। सो नोबडी टोल्ड देम दैट द पिकनिक हैड बीन कैंसल्ड। सो आई होप अब काफ़ी सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, क्योंकि कुछ एरर्स हमने बहुत बार कर ली और कुछ नई चीज़ें भी सीखी होंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।